जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक। इसमें जो है 1275 का जो सेकेंड शिफ्ट एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहे थे। इसके पहले वाले क्लास में जो है हम 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए हैं। तो सभी लोग क्लास अगर नहीं देखें, इसके पहले वाला क्लास नहीं देखें, सभी लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। इसके पहले वाला 50 क्वेश्चन का भी मिल जाएगा और इसके पहले जो भी सेट करवाएं या नोट्स करवाए हैं वो आपको सारा क्लास मिल जाएगा। आगे का जितना भी 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे, इसके आगे का जो है 51 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। तो कंटिन्यू क्लास को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद होगा। बशर्ते अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो आप क्लास को अच्छे से देखिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हर जगह जो है ना, हर ग्रुप में आप क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी दरोगा का तैयारी करने वाले हैं, उनको लगता है कि हाँ हमको ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक अच्छे से रिवीजन करना है, तो उनको जरूर क्लास का जो है ना लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ज्ञान बिंदु जो है ना क्वेश्चन बैंक देखिए है। बिहार दरोगा जो एग्ज़ाम हुआ था 1275 का, इसका प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था 17/12/2023 का, इसका द्वितीय पाली का जो है क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। इसके आगे जो है 51 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। इसके प्रथम पाली जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, प्रथम पाली का, इसका हम पूरा खत्म करवा चुके हैं। अगर आप लोग प्रथम पाली का जो है एग्ज़ाम हुआ था, जो नहीं आप लोग देखें तो सभी लोग देख लीजिएगा। उसका सिलेबस वीडियो भी आपको मिल जाएगा और इसका क्लास भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, आप लोग पूरा क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व मतलब पार्श्व युग्म का सही अर्थ क्या है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि पार्श्व युग्म का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, बताइए। तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, बगल। क्या होगा, बंधन, बगल और बंधन होगा। ठीक है, तो पार्श्व का जो सही अर्थ होता है बगल होता है, और पास का जो सही अर्थ होता है क्या होता है, तो बंधन होता है। तो पार्श्व का क्या होता है, तो बगल होता है, और पास का बोलेगा तो बंधन होता है, इसलिए इसका सही उत्तर बोलेगा तो सी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है, बताइए। कह रहा है कि किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डरबन। क्या होगा, डरबन में आयोजित किया गया था। तो डरबन ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 बोलेगा तो कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। याद रखिएगा, जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2023 में कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है, बताइए। कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं की संख्या जो है ना अधिकाधिक हो जाती है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इरिथ्रोसाइट होगा। क्या होगा, इरिथ्रोसाइट। तो पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर इरिथ्रोसाइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया, क्या कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया में एरिथ्रोसाइट कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, अधिकाधिक हो जाती है। और पॉलीसाइथेमिया में एरिथ्रोसाइट मतलब लाल रक्त कोशिकाओं में जो है ना, पॉलीसाइथेमिया मतलब एरिथ्रोसाइट की संख्या जो है, इसके बारे में कह रहा है कि इसकी संख्या असमान रूप से क्या होती है, अत्यधिक क्या होती है, विकसित होने लगता है, जिसमें रक्त गाढ़ा हो जाता है एवं नियमित रक्त प्रवाह अधिक कठिन हो जाता है। आगे कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया एक दुर्लभ धीमी गति से बढ़ने वाला रक्त कैंसर है, जिसे जो है ना माइलोप्रोलीफेरेटिव न्यूप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इरिथ्रोसाइट क्या होता है, तो कह रहा है इन्हें लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट को क्या कहते हैं, तो इन्हें लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है। किसको कहते हैं, इरिथ्रोसाइट को कहते हैं। ठीक है, और ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह रक्त में विभिन्न तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक तत्वों के परिवहन एवं वितरण के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होता है। आगे देखिए, कह रहा है कि इरिथ्रोसाइट जो होता है ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो हमारे खून को बनाती है। इरिथ्रोसाइट जो होता है ये क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो हमारे खून को क्या करता है, बनाती है। इसका औसत तापमान बोलेगा तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इरिथ्रोसाइट का जो तापमान होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह रक्त में पोषक तत्वों में परिवहन के साथ शरीर को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने और पीएच की मात्रा संतुलन इत्यादि कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है प्लेटलेट्स क्या होता है, तो ये सूक्ष्म रंगहीन केंद्रकहीन जो है ना, व्यास लगभग 2.4 म्यू व्यास के होते हैं। जो प्लेटलेट होता है ये क्या होता है, सूक्ष्म
रंगहीन, केंद्रकहीन, व्यास लगभग 2.4 म्यू व्यास के होते हैं और ये अस्थिमज्जा में मैग्रा करियोसाइट से बनता है। और प्लेटलेट ब्लड का सबसे छोटा घटक होता है। जो प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड का सबसे छोटा घटक होता है जो ब्लीडिंग को जो है नियंत्रित करता है। और प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्लेटलेट जिसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट ब्लड का सबसे हल्का कंपोनेंट्स होता है और वे ब्लड वेसल्स की दीवारों को क्या करता है? धकेलता है, जिससे प्लाज्मा और रक्त ब्लड सेल्स के बीच प्रवाहित होता है, जिससे प्लेटलेट की ब्लीडिंग को रोकने के लिए चोट तक जल्दी पहुंचने में क्या करती मदद मिलती है। आगे देखिए कह रहा है कि प्लेटलेट की उत्पत्ति हड्डियों के कोमल टिश्यू में होती है। तो याद रखिएगा कि प्लेटलेट की जो उत्पत्ति होती है हड्डियों के कोमल टिश्यू में होती है, मतलब बोन मैरो में होता है। और बैक्स में प्लेटलेट की संख्या प्रति घन मिलीलीटर रक्त में कितना है? तो 2 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख जो है ना 2 लाख से 3 लाख तक होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बैक्स में प्लेटलेट की संख्या बैस्को में प्लेटलेट की संख्या प्रति घन मिलीलीटर रक्त में कितना से कितना तक होती है? तो 2 लाख से 3 लाख तक होती है, याद रखिएगा। आगे देख रहा है कि न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। न्यूट्रोफिल्स के बारे में कह रहा है कि न्यूट्रोफिल्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स का एक जो है ना हिस्सा है। न्यूट्रोफिल्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स का एक हिस्सा है और यह WBC का जो है ना 55 से 70% तक भाग तक होता है और हमारे शरीर में होने वाले बैक्टीरियल एवं वायरस इन्फेक्शन के विरुद्ध सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। आगे कह रहा है कि न्यूट्रोफिल्स क्या है? तो न्यूट्रोफिल्स का जो है उत्पत्ति बोन मैरो में होता है। तो याद रखिएगा कि न्यूट्रोफिल्स का उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो बोन मैरो में होता है। और न्यूट्रोफिल्स का जो जीवन काल होता है कितना घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है, याद रखिएगा। तो न्यूट्रोफिल्स का जो उत्पत्ति होता है वो बोन मैरो से होता है और न्यूट्रोफिल्स का जो जीवन काल होता है वो पूछेगा कितना होता है? तो 24 घंटे से भी कम होता है, ठीक है। 24 घंटे से क्या होता है? यहाँ पे याद रखिए कम होता है, ना कि ज़्यादा होता है। और जब भी कोई बाहरी पैथोजेंस हमारे शरीर का आक्रमण करते हैं तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स उसको जो है ना उनको खाकर ख़त्म कर देता है। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि वसोफिल्स क्या है? वसोफिल्स क्या है? तो ये देखिए कह रहा है यह एक प्रकार का जो है ना WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स है जो शरीर को एलर्जी, रोगजनकों और परजीवियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करती है। और वैसोफिल्स ब्लड फ्लो में सुधार करने और रक्त के थक्कों को रोकने के लिए जो है एंजाइम का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा कि वसोफिल्स जो होता है यह एक प्रकार का जो है ना WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स है जो शरीर को एलर्जी, रोगजनकों और परजीवियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम के साथ क्या करता है? मिलकर काम करता है। और वैसोफिल्स ब्लड फ्लो में सुधार करने और रक्त के थक्कों को रोकने के लिए एंजाइम का क्या करता है? उत्पादन करता है। कौन? वसोफिल्स। चलिए आगे देखिए। वसोफिल्स जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है मोनोसाइट्स, तीसरा होता है लिम्फोसाइट्स होता है। तो वसोफिल्स जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स होता है और लिम्फोसाइट्स होता है। और वसोफिल्स जो है ना सेल अनूठी है, यह शरीर में अपरिचित पदार्थ को घेरकर उनके निगल कर नष्ट कर देते हैं और इसे भी फैगोसाइटोसिस सेल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 55 पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिनका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए जो है ना किया जाता है। बताइए क्या होगा? कह रहा है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा है, क्या है भाई बताइए। तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, धोबन सोडा। क्या है? धोबन सोडा। तो कह रहा है कि धोबन सोडा का उपयोग कठोर जल में मृदु करने के लिए किया जाता है। तो धोबन सोडा का जो उपयोग करते हैं कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? धोबन सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र बोलेगा तो क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। और इसको जो सोडियम कार्बोनेट को साधारणतः इससे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जो डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है और यह जल में आसानी से घुल जाता है तथा गर्म करने पे मोनोहाइड्रेट में क्या होता है? बदल जाता है। आगे देखिए कह रहा है 373 केल्विन से उच्च ताप पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है एवं एक श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है जिसे सोडा एस कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा है इसका उपयोग जल के मृदुकरण, धुलाई के निर्मलन में, कांच, साबुन, बोरोक्स एवं कास्टिक सोडा के निर्माण में, कागज, पेंट एवं वस्त्र उद्योग में और प्रयोगशाला में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में
अभिक्रमक के रूप में जो है ना किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि नोट में क्या है, तो साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जा सकता है। तो कह रहा है कि साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए कह रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके बारे में कह रहा है कि इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है, जिसमें 2.7 से 2.9% तक लवण होता है। आगे कह रहा है अपरिष्कृत नमक जो ब्राइन विलियन के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जो सोडियम में सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में होते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक जो होता है 1081 केल्विन है। सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक होता है 1081 केल्विन है, और जल में इसकी विलेयता पूछेगा तो कितना होगा, 273 केल्विन पर 36.0 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक होता है 1081 केल्विन होता है, और जल में इसकी विलेयता जो 273 केल्विन पर और 36.0 ग्राम प्रति जो है 100 ग्राम जल है। इसका जो उपयोग करते हैं साधारण नमक के रूप में करते हैं, तथा Na2O2 NaOH एवं Na2CO3 बनाने में भी करते हैं। किसका प्रयोग, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। और कास्टिक सोडा का अगर सूत्र पूछेगा तो क्या होता है, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH। और इसके बारे में देखिए औद्योगिक स्तर NaOH का उत्पादन कास्टनर कैलनर विधि से किया जाता है, और मरकरी कैथोड एवं कार्बन एनोड का उपयोग करके लवण जल का विद्युत अपघटन सेल में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है सोडियम धातु मरकरी कैथोड पर विसर्जित होकर अमलगम बनाता है, तथा एनोड पर क्लोरीन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। कैथोड पे देखिए कह रहा है Na+E- में जो है ना क्या है, जिसे पारा से जो है अभिक्रिया करवाया तो Na- अमलगम बना है। एनोड में क्या है, Cl-1/2 और Cl+E जो है ना माइनस में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2Na मतलब अमलगम प्लस 2H2O प्लस 2ANOH और प्लस 2Hg और प्लस H2 है। NaOH पारभासी श्वेत ठोस पदार्थ होता है, और इसका जो गलनांक होता है 591 केल्विन है, और सतह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करके Na2CO3 बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे कह रहा है इसका जो उपयोग होता है कहाँ होता है, तो साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम तथा कई अन्य रसायनों के निर्माण में, और पेट्रोलियम के परिसंस्करण में, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, और वस्त्र उद्योग के सूती वस्त्रों के मसरीकरण में, और शुद्ध वसा एवं तेलों के निर्माण में, तथा प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में जो इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। इसका सूत्र होता है NaSCO3 होता है, और इसके बारे में बोल रहा है इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है ना बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, क्योंकि यह गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बुलबुले देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस में संतृप्त करके बनाया जाता है। तो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस से संतृप्त करके बनाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को में कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो श्वेत चूर्ण कम विलेय होने के कारण क्या होता है, पृथक होता है, मतलब अलग हो जाता है। तो कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का श्वेत चूर्ण कम विलेय होने के कारण क्या होता है, पृथक हो जाता है। जैसे देखिए Na2CO3 है प्लस 2H2O है, CO2 है, अब क्या है 2NaOH CO3 बना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग चर्म रोगों में मंद प्रतिरोधी मतलब माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में तथा अग्निशमन यंत्र में भी होता है। किसका प्रयोग, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। आगे देखिए कह रहा है सोडियम के बारे में, तो सोडियम का परमाणु संख्या बोलेगा तो 11 होता है, और सोडियम का परमाणु भार बोलेगा तो कितना होता है, 23 होता है। 23 मतलब परमाणु भार या क्रमांक बोल सकते हैं। और यह जो है सोडियम एक क्षार धातु होता है। क्या होता है, सोडियम एक क्षार धातु है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, अब सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, और सोडियम का परमाणु भार बोलेगा या तो क्रमांक कितना होता है, तो 23 होता है, और सोडियम जो है एक क्षार धातु है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि नोट में दिया हुआ है, कह रहा है कि कोशिका द्रव में पोटेशियम धनायन बहुतायत में होते हैं, जहाँ एंजाइम से को सक्रिय करते हैं तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ATP बनाने में भाग लेते हैं, और सोडियम आयन सिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे कह रहा है कि विरंजन चूर्ण क्या है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हैं। इसका सूत्र होता है CaOCl2 का होल 2 होता है। ठीक है, तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम बोलेगा तो कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड होता है। तो विरंजन चूर्ण का अगर सूत्र पूछेगा CaOCl के होल 2 होता है,
और व्यंजन चूर्ण का बोले इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड होता है। और शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर इसका उत्पादन किया जाता है। और यह पीला तीखा गंध वाला ठोस पदार्थ है जो ठंडे जल में विलय तथा वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। इसका उपयोग जो है ना क्या कहाँ पे होता है, तो वस्त्र व कागज उद्योग के व्यंजक के रूप में और पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकरण में, प्रयोगशाला तथा अभिक्रमक करने में करते हैं। तो देखिए इसका उपयोग बोलेगा कि कहाँ करते हैं, तो वस्त्र व कागज उद्योगों में व्यंजक के रूप में करते हैं, पेयजल को शुद्ध करने में करते हैं, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकरण में तथा प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में करते हैं। आगे देखा रहा है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का सूत्र। और यह जो है एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। इसका उपयोग जिप्सम का कहाँ करते हैं, उर्वरक के निर्माण में करते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट उर्वरक का सल्फेट जिप्सम से ही प्राप्त होता है। खनिज के रूप में करते हैं, कृषि कांच व पेरसिलियन के निर्माण में करते हैं, अग्नि सह ईंट के निर्माण में करते हैं, सेलों के प्रकाशीय नियतांकों के निर्धारण में करते हैं, और प्लास्टर और पेरिस रंग रोगन में करते हैं, और रासायनिक पदार्थों गंधक का अम्ल एवं रासायनिक खाद बनाने में इस समय किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आगे देखा रहा है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है जिसको लाइमस्टोन कहते हैं। और चूना पत्थर एक जो है ना एक अवसायी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कि खनिज कैल्साइट और एरोगोनाइट से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो क्या है रवेदार पाउडर होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 ये श्वेत रवेदार पाउडर होता है। यह जल में लगभग अविलीय रहता है और 1200 केल्विन पर गर्म करने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बना देता है, मतलब देता है। CaCO3 इसको 1200 केल्विन पर गर्म करेंगे, CaO + CO2 क्या करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब विघटन करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो संगमरमर के रूप में भवन निर्माण में, बूझे चूने के निर्माण में करते हैं। विशेष रूप में आवेशित CaCO3 के प्रयोग में बृहत रूप से गुणवत्ता वाले कागज के निर्माण में करते हैं। एंटासिड टूथपेस्ट के अपघर्षक के रूप में करते हैं, और च्युइंगम के संगठन एवं सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ लोहे जैसी धातुओं के निष्कर्षण में फ्लश के रूप में जो है ना प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप जो है ना लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सेबी किया है। कौन किया है, सेबी। तो सेबी जो है ना भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य शेयर बाजार में निवेश करने वालों विनिवेशकों को शिक्षित करना। और सेबी का जो स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को हुआ था तथा इसका वैधानिक मान्यता सेबी एक्ट 1992 द्वारा प्रदान किया गया था। और सेबी का अध्यक्ष बोलेगा तो जो है ना प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा सेबी का कौन थी, तो माधवी बुश थी। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और सेबी के पहले अध्यक्ष बोलेगा तो एस दवे हैं थे। कौन थे, एस दवे थे। ठीक है, याद रखिएगा। और सेबी का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा, माधवी बुश। और सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुआ था। वैधानिक मान्यता जो सेबी अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे, एस दवे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 57 पे कह रहा है कौन से, कह रहा है केंसो जो है ना मतलब सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था। कहाँ बताइए, कह रहा है केंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाली इंडोनेशिया में किया गया था। तो केंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था और यह वैज्ञानिक क्षेत्र में से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, बताइए। कौन को नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा और क्या होगा, निरीक्षण अधिकार होगा, क्षेत्राधिकार होगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 क्या है, तो सही उत्तर है। तो कह रहा है देखिए कि उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय में होता है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। और याद रखिए राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ क्या है। देखिए पहला क्या है, मूल अधिकारता है, उसके बाद क्या है, रीट अधिकारता है, उसके बाद अपीलीय अधिकारता है, उसके बाद क्या निरीक्षण अधिकार संबंधी अधिकारता है, उसका अभिलेख न्यायालय शक्तियाँ हैं, न्यायिक पुनर्लोकन शक्तियाँ हैं, उसके बाद क्या अधीनस्थ न्यायालयों की शक्तियाँ हैं।
आगे ये कह रहा है कि मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो ऐसे मामले जिसे सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं उसे क्या कहेंगे, तो मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहेंगे। जब नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले हो, अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो उस प्रश्न को व्याख्या उच्च न्यायालय में करता है। ठीक है, तो आगे देखिए। आगे कह रहा है कि 4 उच्च न्यायालयों जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के संदर्भ में मूल अधिकारता है। राष्ट्र से जुड़ी किसी मामले में संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले जो है रीट अधिकारता क्या होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रीट अधिकारता जो है प्रदान की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रीट अधिकारता प्रदान की गई है और उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय के अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसे रीट आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय जो है ना मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना प्रदान की गई है, जो कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक क्या है, सीमित है। आगे कर अपीलीय अधिकारता क्या होता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलीय सुनता है। तो अपीलीय अधिकारता क्या होता है, अपीलीय अधिकारता तो उच्च न्यायालय के मुख्य अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलीय सुनता है। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से क्या है निर्धारित होती है। निरीक्षण अधिकारता क्या है, तो अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में यह अधिकारता दी गई है। आगे कह रहा इस शक्ति में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के निरीक्षण शामिल होते हैं। आगे कह रहा यह अधिकारता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों के और अधिकरणों पर लागू होती है, चाहे उस न्यायालय के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय की सुनता हो या नहीं। आगे कह रहा बात स्वरूप सशस्त्र बलों में से संबंधित न्यायालय या अधिकरण पर यह भी अधिकारता लागू नहीं होती है। आगे कर अनुच्छेद 228 के तहत विधि के सारवन प्रश्न के निहित होने की दशा में वह अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। आगे है अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। तो अनुच्छेद 215 में कह रहा है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की जो है ना शक्ति सहित ऐसे न्यायालय के सभी शक्तियाँ प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों, कार्रवाइयों आदि शाश्वत स्मृति में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उसका प्रयोग पूर्व उदाहरण की तरह जो है ना किया जा सके। चल आगे देखिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या होती है। संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226 में आदि से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निगमित की गई होती है और उच्च न्यायालय की अधिकारता में आने वाले राज्य की विधियों व आदेशों के साथ वह संघ की विधियों को व आदेशों का भी पुनर्विलोकन कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी विधि या आदेश से मूल अधिकारों का हनन होता हो तो कोई विधि या आदेश संविधान के मूल ढांचे या अनसंवैधानिक उपबंधों के क्या होगा, खिलाफ होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है लाइन, यदि विधि पारित करने वाली संस्था या आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी ने अपनी अधिकारता से बाहर जाकर क्या किया, कार्य किया। आगे कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालयों के अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रण की विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त है। इसमें मुख्यतः क्या है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना, न्यायाधीशों की स्थानांतरण करना, न्यायाधीशों की प्रोन्नति और निलंबन का आदेश देना, न्यायाधीशों की वरिष्ठता कम करने या सेवानिवृत्ति को सिफारिश देना आदि शामिल है। चलाइए देखो क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना, मिलाना है। इसे मिलाना है, इसका मिलाते देखिए ग्राम पंचायत का गठन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का गठन है। एक समान नारी संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो एक समान नारी संहिता का वर्णन जो है ना किस में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 44 में। किस में, अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन बोलेगा किस अनुच्छेद में है, तो कृषि और पशुपालन बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 48 में है। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण बोलेगा किस अनुच्छेद में है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 50 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 40 में क्या कर रहा है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन, इसका सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर 1 था। क्या था, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 2, 1। तो कह रहा है ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियों व प्राधिकार देना है। अनुच्छेद 41 में क्या, कुछ दशाओं में विशेषता बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक
सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। आगे अनुच्छेद 42 में क्या है, तो कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध करना। अनुच्छेद 43 में क्या है, तो कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 में क्या है, 43 से क में क्या है, तो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारियों के लिए उपयुक्त विधान बनाना अभिलषण संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आगे 43 से ख में क्या है, तो सहकारी समितियों का उन्नयन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो नागरिकों के लिए एक समान नारी संहिता लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान नारी संहिता लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 46 में क्या है, तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों मतलब SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को अभिव्यक्ति का सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। आगे का अनुच्छेद 47 में क्या है, तो लोगों के पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय हानिकारकों नशीले पदार्थों को सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। ये सब क्या है, तो अनुच्छेद 47 में है। चलिए आगे देखिए। आगे का अनुच्छेद 48 में क्या है, देखिए करा इसमें कि किसी कृषि तथा पशुपालन का संगठन किसमें है, तो अनुच्छेद 48 में है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों बछड़ों के बाद अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण या सुधार करना, उनके वध का प्रतिबंध करने के लिए क्या है, कदम उठाना है। आगे अनुच्छेद 48 का क में क्या है, तो पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन व तथा वन व वन जीवों की रक्षा का प्रयास करना, बिल्सा संविधान संशोधन जो है ना अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट करा कि अनुच्छेद 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करने हेतु राज्य का द्वारा कदम उठाना। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व न्याय जो है ना सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहित देने का प्रयास करना। चलिए क्वेश्चन रहा 60 पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी और पूर्वी घाट नहीं, लेकिन प्रादीपीय क्षेत्र है, हिमालय व अन्य पर्वतीय श्रेणियाँ हैं, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है। तो कह रहा है पश्चिमी और पूर्वी घाट भाग के त्रिवर्तनिकी विभाजन का भाग नहीं है। भाग के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग निम्न है, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, और तीसरा दक्षिण प्रादीपीय पठार है। चलिए क्वेश्चन 61 पे कह रहा है पिलागरा रोग किस विटामिन कमी से होता है, बताइए। पिलागरा रोग किस विटामिन कमी से होता है, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नियासिन। क्या होगा, नियासिन। तो पिलागरा रोग हमारे शरीर में नियासिन विटामिन B3 कमी से होता है। विटामिन जो है ना सन 1881 में ग्लूरिन और ने विटामिन की खोज की थी। आगे करा इसके बाद 1897 में इंजकमाइन लुनिन की खोज का समर्थन किया और पता लगाया कि बेरी रोग आहार में पॉलिश किए गए चावल की बहुतायत से क्या होता है। आगे करा इसी ज्ञान के आधार पर हॉपकिंस एवं फंग ने विघटित जो है मत विटामिन थ्योरी प्रस्तुत किया और इसमें बताया कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से होता है। फंक ने 1912 में सबसे पहले विटामिन का नाम उपयोग किया और जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला है, जिसमें 13 का हमारे भोजन में होना आवश्यक है। इन्हें दो प्रमुख श्रेणी में बांटा गया। पहला जल में घुलनशील, ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आसान में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए डी ई के। अब विटामिन के स्रोत, उनके कार्य व उनकी कमी को होने वाले रोग क्या क्या है, देखिए। विटामिन के स्रोत, उनके कार्य व उनकी कमी से होने वाला रोग क्या क्या है, देखिए विटामिन की तालिका दिया हुआ है, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे कमी का प्रभाव दिया हुआ है। यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए विटामिन B1 बोलेगा तो थायमिन बेरी रोग होता है, और विटामिन B2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन क्लोसिस होता है। विटामिन B3 निकोटोनिक अम्ल पेलाग्रा होता है, और विटामिन B6 पेटाथोनिक अम्ल, इसका अगर नाम इसका क्या होता है तो चर्म रोग, वृद्धि कमी के प्रभाव से वृद्धि कमी चर्म रोग होता है, वृद्धि और चर्म रोग होता है। और कम बाल सफ़ेद जनन क्षमता में कमी होता है, ठीक है, B5 पेंटोनिक अम्ल से। विटामिन B6 बोलेगा तो पैराडॉक्सिन होता है, रक्तहीनता चर्म रोग पेशी एंठन होता है। विटामिन B7H बायोटीन APO18 चर्म रोग बालों का झड़ना होता है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल समूह से क्या होता है, रक्तहीनता कुटिंग वृद्धि होता है।
विटामिन बी बारह से क्या है, साइनोकोबालमिन रक्त छिन्नता तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। आगे विटामिन सी बोलेगा तो स्कर्वी का अम्ल है, स्कर्वी रोग है। विटामिन बसा में घुलनशील। विटामिन ए बोलेगा तो कर्ण व त्वचा की कोशिकाओं में सल की भवन रतौंधी कुठित वृद्धि। अब विटामिन डी बोलेगा तो कैसीफेलोर सूखा रोग ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई बोलेगा टोकोफेरोल जनन क्षमता की कमी, जनांग तथा पेशियाँ क्या कमजोर। विटामिन के बोलेगा नेफ्थाक्यूनियन जोड़ पर रक्त का थक्का और न जमने से अधिक रक्तस्राव मतलब हीमोफीलिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि बंगाली खाड़ी के सहारे सारे तटीय मैदान का विभाग क्या है, बताइए। बंगाल की खाड़ी के सारे तटीय मैदान का विभाग क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोरोमंडल तट है। क्या है, कोरोमंडल तट। तो बंगाल की खाड़ी के सारे तटीय मैदान का विभाग कोरोमंडल तट है। और भारत के तटीय मैदानों को 2 भागों में विभाजित किया गया जाता है। पहला पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात के कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्रों में विस्तृत है और यह सरकारी जलोढ़ मिट्टी है। आगे देखिए कह रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान के विभाग क्या है, तो कोंकण तट जो है गुजरात से गोवा तक तटीय मैदान है। कर्नाटक बोलेगा तो गोवा से मंगलुरु तक तटीय मैदान है। मलाबार तट बोलेगा तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान क्या है, तो पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान को विभाग को क्या कहते हैं, तो उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच उड़ीसा। उत्तरी सरकार तट बोले महानदी से कृष्णा तक के नदी के बीच उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट बोलेगा तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु है। क्या ये सब पॉइंट दिया हुआ, इस सब पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे कर रहा है कि पार्लर पानी है, क्या है बताइए। पार्लर पानी क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वर्षा जल है। क्या है, तो वर्षा जल है। तो कह रहा है कि पार्लर पानी क्या है, तो वर्षा जल है। राजस्थान में वर्षा जल को क्या कहते हैं, पार्लर पानी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा राज्य में जो है ना वर्षा जल को पार्लर पानी कहा जाता है, तो राजस्थान में। क्या आ जाएगा, राजस्थान में वर्षा जल को क्या कहते हैं, तो पार्लर पानी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 65 पे डायरेक्ट। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का जो है ना गठन किया गया, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324 के तहत। तो कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित अनुबंधों का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए पॉइंट में कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का क्या करता है, संचालन करता है। कौन, भारत के निर्वाचन आयोग करता है। आगे देखिए कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का जो कार्य एवं कार्यप्रणाली होता है क्या क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व होता है कि वह निर्वाचन का पर्यवेक्षण निर्देशन आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा का चुनाव करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करवाता है। क्या करता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सभी पॉइंट को जो है ना ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद होगा, क्योंकि इस बुक में जो है ना डिटेल बहुत ज़्यादा है, इसलिए समय लगेगा, थोड़ा 2 दिन समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अच्छे से जो है ना कंप्लीट पूरा बुक को ख़त्म करेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, आपको हर वो क्वेश्चन याद होगा। और बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हर ग्रुप में आप क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे जो है ना प्रोवाइड किया जाता है। और आगे जो है ना आगे क्लास में जो है आपको अभी तो आपको फिलहाल किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आपको स्पार्क पब्लिकेशन का एक न्यू बुक 2024 का प्रैक्टिस सेट आ गया है मार्केट में, तो कल जो है उसका प्रैक्टिस सेट हम ले आए हैं। तो आपको उस बुक का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, आपको उसका जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा बनाने के लिए। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको स्पार्क का जो है ना प्रैक्टिस सेट न्यू वाला जो है आपको मिल जाएगा। देखिए आगे पॉइंट देखिए कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो तब तक होता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है। आगे पॉइंट में देखिए कह रहा है कि भारत के 25वें चुनाव आयुक्त बोलेगा तो कौन है, राजीव कुमार है।
और संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त तो श्री सुकुमार सेन थे। अनुच्छेद 320 में जो है लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 320 में है। लोक सेवा के आयोग में कार्यों का विस्तार बोलेगा तो किस अनुच्छेद, ये सब क्वेश्चन जो है ना तोड़ के अनुच्छेद के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। तो अगर कार्यों का वर्णन बोलेगा तो अनुच्छेद 320 हो जाएगा, और कार्यों का विस्तार बोलेगा तो यहाँ पे ना जो मेन पॉइंट है उसको याद रखिएगा। अगर कार्यों का विस्तार बोलेगा तो अनुच्छेद 321 हो जाएगा, और आयोग का व्यय बोलेगा तो क्या अनुच्छेद 322 हो जाएगा, और लोक सेवा तो सब में है। आयोग का रिपोर्ट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 323 हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है अनुच्छेद 325 में क्या कर रहा है, कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए आयोग नहीं होगा। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 226 में क्या है, तो एक सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों को चुनाव आधार के रूप में परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है अनुच्छेद 327 में क्या है, तो इस संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों में के संबंधों में क्या करती है, प्रावधान कर सकती है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 327 में क्या है, तो इस संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंधी में प्रावधान कर सकता है, मतलब संबंधों में प्रावधान कर सकता है। आगे नेक्स्ट अनुच्छेद 328 में क्या है, तो राज्य विधानमंडलों को राज्य विधानमंडल के चुनाव और निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के समय में प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 329 में क्या है, तो न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन पर कानूनों की वैधता की जांच करने के जो है ना जांच करने से क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है कितना, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में क्या है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का क्या है, तो आरक्षण है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि SC ST के लिए जो है ना लोकसभा में सीटों का आरक्षण जो है वो किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 330 में है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 331 में क्या है, तो राष्ट्रपति अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि अंग भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332 में क्या है, तो राज्य की विधानसभाओं में SC ST वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 333 में क्या है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का जो है प्रावधान करता है। ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट था ना, सारा निर्वाचन संबंधित आर्टिकल था, ये सब इंपॉर्टेंट। इसे अगर अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपका एक भी जो है ना अनुच्छेद आपका नहीं छूटेगा, निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद, क्योंकि सर के द्वारा जो है इंपॉर्टेंट सारा अनुच्छेद इस प्रकार दिया गया है कि आपको इजली तरीके से आपको सारा अनुच्छेद याद हो जाए। बाकी क्लास को अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, आपका हर वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। बस ध्यानपूर्वक पूरा क्लास तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा पूरा क्लास तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि भारत में स्थानीय शासन विषय है किसका, बताइए। कह रहा है कि भारत में स्थानीय शासन जो विषय है ना वो किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र सूची का है। किसका है, तो राष्ट्र सूची का है। तो कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन जो है राष्ट्र सूची का विषय है। अब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवृत्ति सूची का वर्णन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट है संघ सूची में 3 विषयों सबसे बड़ी होती है, और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। इसमें 97 विषयों की सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्र सूची राज्यों के अधिकार क्षेत्र के तहत विषयों का वर्णन करती है। अब वर्तमान में राष्ट्र सूची में जो है 61 विषय है। नेक्स्ट कह रहा है समवर्ती सूची उन विषयों का वर्णन करती है जो राज्यों के केंद्र के संयुक्त अधिकार का क्षेत्र के तहत जो है ना कितना है, तो तहत मतलब उसका वर्णन करता है। और इसमें वर्तमान में कितना है, तो 52 विषय है। तो याद रखिएगा कि संघ सूची में कितना 97 विषय है, राष्ट्र सूची में कितना 61 विषय है, और समवर्ती में बोलेगा तो कितना है, तो 52 विषय है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। आगे देखिए दिया हुआ है अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। यहाँ पे केंद्र सूची दिया हुआ है, यहाँ पे राष्ट्र सूची दिया है, यहाँ पे संवृत्ति सूची दिया है। बहुत पूछता है कि किस सूची जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, पूछेगा कि कौन सा सूची राष्ट्र सूची का विषय नहीं है, तो कौन इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है संवृत्ति सूची का विषय नहीं है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ कौन सा जो है राष्ट्र सूची का विषय है, कौन संवृत्ति सूची का है, कौन केंद्र सूची का है। देखिए इसमें रक्षा जो है केंद्र सूची का है,
सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर क्या है, तो राष्ट्र सूची का विषय है। और न्याय बोलेगा तो संवर्धित सूची का। देखिए पहले आप केंद्र सूची देख लीजिए। सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, संचार, बैंकिंग, मुद्रा, विदेश नीति, ये सब क्या है, तो केंद्र सूची का विषय है। आगे देखिए राष्ट्र सूची में कौन कौन आता है, तो सार्वजनिक व्यवस्था आता है, पुलिस आता है। और लेकिन अगर दिल्ली पुलिस बोलेगा तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। एकमात्र जो है ना दिल्ली पुलिस, क्योंकि सेंट्रल सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन अदर जो भी स्टेट का जो पुलिस होता है वो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल और दवाखाना, साफ सफाई, खेती किसानी, जेल, जमीन, मत्स्य पालन, ये सब किसका है, तो राष्ट्र सूची का विषय है। देखिए समर्थित सूची में क्या है, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन, बिजली, आर्थिक योजना, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण, सिविल प्रक्रिया, सब क्या है, तो संवर्धित सूची का विषय है। आगे देखिए कह रहा है अपशिष्ट में दिया हुआ है कि वे विषय जो उपयुक्त तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते वे अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो राष्ट्र सूची, केंद्र सूची, संघ मतलब यह समर्थित सूची में जो शामिल नहीं है वो अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और आगे देखिए कह रहा है तथा इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होता है। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि जो भी राष्ट्र सूची, केंद्र सूची और संवर्धित सूची में जो विषय नहीं आएगा वो अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगा। और इस पे जो है कानून कौन बनाएगा, तो संसद इस पे जो है ना कानून बना सकता है। और भारत में केंद्र को अपशिष्ट शक्तियों देने की व्यवस्था कर्नाटक के संविधान से जो है लिया गया है। चलिए आगे देखो, समय 67 पे कह रहा है कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है वह कौन थे, बताइए। व्यक्ति जो देश बंधु के ऑप्शन में छांटना है कि वह व्यक्ति कौन थे जो देश बंधु के नाम से जाना जाता था, वह कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। तो कह रहा है चित्तरंजन दास तो को देश बंधु राष्ट्र मित्र के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनका उपनाम जो है ना संक्षिप्त नाम के रूप में CR दास है। चित्तरंजन दास जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। और चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का जो है ना स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू थे। CR दास का जन्म 5 नवंबर 1817 को कोलकाता में हुआ था और निधन 16 जून 1925 को हुआ था। तो याद रखिएगा कि CR दास का जो जन्म हुआ था 5 नवंबर 1817 को कोलकाता में हुआ था और निधन का बात करें तो 16 जून 1925 को हुआ था। और देखिए कुछ व्यक्ति का उपनाम दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति का नाम है, उसका उपनाम क्या क्या है, मतलब किस नाम से जो है संबोधन करते हैं। किसी किसी देखते हैं ना घरेलू, मतलब नाम कुछ और है लेकिन घरेलू नाम जो पुकारू होता है उस किसी और नाम से पुकारा जाता है। तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि जो व्यक्ति जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनका मतलब उपनाम मतलब संबोधन किस नाम से करते थे लोग, देखिए उनके बारे में दिया हुआ है। भगत सिंह जो है इनका नाम उपनाम क्या था, तो शहीद आजम भगत सिंह। और फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते थे। और लौह पुरुष या सरदार के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जानते थे। और पंजाब केसरी लाला जी के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जानते थे। और राष्ट्रपति बापू को किनको बोलते हैं, तो महात्मा गांधी को बोला जाता है। और भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किनको जानते हैं, तो सरोजिनी नायडू को जानते हैं। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण को जानते हैं। बिहार विभूति के नाम से अनुरा नारायण सिंह को जानते हैं। और देश रत्न अजातशत्रु के नाम से जो है राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। लोकमान के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। गुरुदेव के नाम से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं। और निर्मल हृदय के नाम से जो है ना मदर टेरेसा को जानते हैं। और हॉकी के जादूगर किनको बोलते हैं, ध्यानचंद्र को बोला जाता है। और भारत के मैकियावेली के नाम से किनको जानते हैं, चाणक्य को जानते हैं। अब भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त को जानते हैं। अब ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को जानते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, अगर यहाँ बात करें कि शहीद आजम भगत सिंह, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, लौह पुरुष सरदार बोलेगा तो वल्लभ भाई पटेल, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को जानते हैं। राष्ट्रपति बापू बोलेगा तो महात्मा गांधी। भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बिहार विभूति को जानते हैं किनको, अनुराग नारायण सिंह को। देश रत्न अजातशत्रु बोलेगा तो किसको जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद को। लोकमान के नाम से बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को। निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को। अब हॉकी के जादूगर के नाम से ध्यानचंद्र को। अब भारत के मैकियावेली के नाम से चाणक्य को। अब भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील नेता थे और शुरुआती दौर में कांग्रेस में रहने के बाद 1916 में होम रूल आंदोलन के सक्रिय समर्थक जो है ना हो गए। तो कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है, और नेता भी थे। और शुरुआती दौर में कांग्रेस में रहने के बाद 1916 में होम रूल आंदोलन में सक्रिय समर्थक हो गए। और आगे कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस आयोग के अध्यक्ष पद पर क्या हुए, नियुक्त किए गए।
और राजेंद्र प्रसाद बंगाल विभाजन के विरोध में बिहारी विद्यार्थी सभा की स्थापना की गई। इनको वर्ष 1962 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से जो है ना पुरस्कृत किया गया। आगे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1916 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है ना त्याग दिया था। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको पता है कि जो पीटी का एग्जाम हुआ था 1275 में, उसमें 2 इंग्लिश का क्वेश्चन था, 2 हिंदी का क्वेश्चन था। देखिए इंग्लिश से क्वेश्चन दिया हुआ था कि चूज द करेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें छांटना है। देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हिम एनीवेयर का क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। कह रहा है ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। तो कह रहा है इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन में निम्न परिवर्तन होगा। पहला क्या है? सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या है? सब्जेक्ट सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट में बदलेगा। मतलब सब्जेक्ट आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या बदलेगा? सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस टू ऑब्जेक्ट में बदलेगा। और दूसरा में क्या है? इफ़ के स्थान पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में बदलेगा। और तीसरा में क्या है नियम में? तो आई हैड सीन हिम के स्थान पे क्या बदलेगा? तो हैव यू सीन हिम में बदलेगा। इस प्रकार सही वाक्य क्या होगा? तो ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर होगा। ठीक है। आई क्वेश्चन 61-69 पे कह रहा है सरकारी आयोग संबंधित है किससे? बताइए। कह रहा है कि सरकारी आयोग संबंधित किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध से है। तो कह रहा है सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इस आयोग का जो गठन है जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के सुधारने तथा राज्यों की स्वतंत्रता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। मतलब सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था ना, इसका गठन कब हुआ था? तो 1983 में किया गया था। और किसके लिए किया गया था? तो इसको जो है ना केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वतंत्रता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए जो है किया गया था। आयोग का जो गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश CRS साकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग में किया गया था। ठीक है, सरकारी आयोग का। और इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिशें दी गई थी। और ये सिफारिशें केंद्र और राज्यों के वैधानिक जो है ना वैधानिक प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित थी। और केंद्र सरकारी आयोग को जो प्रमुख सिफारिशें था वो क्या क्या था? देखिए इसके बारे में। तो कह रहा है कि पहला पॉइंट है, कह रहा है अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय एकीकरण में अत्यंत सहायक है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं राष्ट्रीय एकीकरण में क्या अत्यंत सहायक है? इस व्यवस्था को मजबूत कर ऐसी कुछ सेवाएं का सृजन किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जहां तक संभव हो केंद्र द्वारा राज्यों की सहमति के बाद राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी चाहिए, लेकिन संकट के समय ऐसी सहमति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो कह रहा अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए, कह रहा है कि राज्यपाल की पदावधि जो है ना 5 वर्ष की समाप्ति से पहले असाधारण परिस्थितियों में भी हटाया जाना चाहिए। ठीक है। और कराधान की शक्ति संसद में निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को संवर्धित सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद को जिसे अंतर्राज्य सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्य के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। और केंद्र सरकार सरकारी आयोग की ज़्यादातर सिफारिशें लागू कर चुकी है। इसमें महत्वपूर्ण जो है 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि का संदमन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एबिसिक अम्ल। क्या होगा? एबिसिक अम्ल। तो एबिसिक अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। और पादप हार्मोन पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों होते हैं। और ये पौधे की वृद्धि एवं अनेक उपरापचयी क्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। नहीं, देखिए कह रहा है कि वृद्धि प्रवर्धक क्या होता है? ग्रोथ सिमुलेटर हार्मोन क्या होता है? तो ये वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? वृद्धि प्रवर्धक होते हैं। नहीं, देखिए कह रहा है वृद्धि निरोधक संदमन क्या होते हैं? तो ये वृद्धि दर को कम करते हैं, जैसे एबिसिक अम्ल और एथिलीन है। नेक्स्ट है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है?
तो ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। ये पौधे के ऊपरी सिरों पर बनते हैं और एक कोशिकाओं के दृढ़ीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स हार्मोन क्या होता है? तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह पौधे के ऊपरी सिरों एवं भ्रूण में बनता है तथा इसकी सभी भागों में क्या होता है? वृद्धि करता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? तो प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होती है जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है, जैसे मूल शिखाग्र, विकासशील प्रकलिकाएँ तथा तरुण फल आदि। नेक्स्ट करा कि एबीसी अम्ल क्या होता है? तो एबीसी अम्ल पादप वृद्धि तथा पादप अपव्याप्ति निरोधक का काम करता है। यह कोशिका विभाजन का रोकता है और अतः इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है इथिलीन क्या है? यह एक गैसीय अवस्था में होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों को पकाना होता है, जिसका किसका काम होता है? इथिलीन का। और फलों के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। चलिए क्वेश्चन बताइए 71 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस बताइए कब मनाते हैं? बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त 2023 को पूरे भारत में 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया है। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार आयोजन 29 अगस्त 2012 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस की पहली बार आयोजन कब किया गया था? 29 अगस्त 2012 को किया गया था। और राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 की थीम बोलेगा तो क्या है? इसका जो है ना थीम क्या है? स्पोर्ट आर एन बिल्डर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, अर्थात खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल होता है। ठीक है, इसका क्या है? तो थीम है। आगे देखिए दिया हुआ है मेजर ध्यानचंद के फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ष 1926 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली। मेजर ध्यानचंद 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता थे जिन्होंने वर्ष 1928 1932 1936 के ओलंपिक संस्करणों में स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट करा कि खेल में उनके असाधारण कौशल के चलते उन्हें हॉकी के जादूगर की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद वर्ष 1956 में सेना के मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए और उन्हें पद्म भूषण से जो है न सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है नोट में दिया हुआ कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर पुरस्कार देखिए क्या क्या है। तो पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का जो है सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान क्या है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। किनके नाम पे किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे किया गया है। और ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वायुसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है अनुच्छेद 75 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है ना की जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आपको प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आपको मिला हुआ ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाएगी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में है। और नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 155 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। तो अनुच्छेद 155 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। अनुच्छेद 280 के 1 में क्या है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 239 के ए में क्या है? ए के 5 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा कि संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 239 के ए के 5 में है। ठीक है, कैपिटल ए, जो भी अनुच्छेद जुड़ता है उसका होता है तो कैपिटल में होता है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 148 में क्या है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के तहत की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 148 में जो है क्या है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के तहत की जाती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति विभिन्न आयोग की नियुक्ति कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST एवं पिछड़ा OBC के लिए आयोग का गठन है। वायुसेना, जल सेना, थल सेना सेनाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वायुसेना, जल सेना, थल सेना सेनाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। इसके बाद कौन होता है, सीडीएस होते हैं। इसके बाद क्या होता है, सीडीएस। उसके बाद तीनों सेना के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। उसके बाद सेनाएं होते हैं। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार डैश पेंटिंग संबंधित है, बताइए किससे। कह रहा है कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार डैश पेंटिंग संबंधित थी, किससे, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, मधुबनी। क्या होगा, मधुबनी पेंटिंग, याद रखिएगा। तो कर्पूरी देवी एक रत्नानम कलाकार जो मुक्ता मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला बिहार की एक जो है ना विख्यात चित्रकला शैली है। और इस शैली के चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भित्ति चित्र, एक होता है अरिपन होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा ना कि यहाँ पे भी याद रखिएगा कि इसमें जो है ना मधुबनी पेंटिंग में जो दो प्रकार के चित्र होते हैं, एक होता है भित्ति चित्र होता है, एक अरिपन चित्र होते हैं। आगे देखिए, मिथिला पेंटिंग के जो मुख्य चित्रकार कलाकार है कौन कौन है, तो पद्मा श्री सीता देवी है, और जगदम्बा देवी है, शशिकला देवी है, श्री कृष्ण कुमार कश्यप है, गंगा देवी है, बउआ देवी है, पद्मा श्री गोदावरी देवी है, और पद्म श्री जो है ना दुलारी देवी। सब इनको जो है ना जिनके पास नाम के पहले आगे लगा हुआ पद्म श्री, उनको पद्म श्री प्राप्त हुआ है। तो सीता देवी, जगदम्बा देवी, शशिकला देवी, कृष्ण कुमार कश्यप, गंगा देवी, बउआ देवी, और पद्म श्री गोदावरी देवी और दुलारी देवी, इनका संबंध किससे है, तो मिथिला पेंटिंग से है। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बिहार की इस प्रमुख चित्रशैली मिथिला पेंटिंग को सन 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी प्रदर्शनी लगाई गई थी। और भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत के बिहार में मौजूद थी, जिसे पटना कलाकारी के नाम से जाना जाता है। नहीं, देखिए प्रमुख कलाकारी क्या है, तो सेवक राम कौन कौन है, कलाकार के बारे में बोला है, सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, महादेवी लाल, हुलास लाल, राधा मोहन बाबू, यमुना प्रसाद, ये सब क्या है, प्रमुख कलाकार हैं पटना कलाकारी के नाम से। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इस चित्रशैली को मूलतः पुरुषों की चित्रशैली का कहा जाता है, ठीक है। इस चित्रशैली को मूलतः पुरुषों को चित्रशैली कहा जाता है। और वारली पेंटिंग जो है ना महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। वारली पेंटिंग जो है महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। और वारली शब्द जो है ना वायरल से लिया गया है। देखिएगा ना आप महाराज जाइएगा तो एक वारली जो है ना स्टेशन है, तो इसी नाम से लगता है रखा गया है। तो वारली पेंटिंग जो है महाराष्ट्र की चित्रकला है। और वारली शब्द वायरल से लिया गया है, जिसका अर्थ जोती हुई भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। नेक्स्ट है कलमकारी चित्रकला। ये क्या होता है, तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित एक चित्रकला है और सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। कौन, कलमकारी चित्रकला। तो कलमकारी चित्रकला क्या होता है, तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। अब 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इस कला का विकास हुआ है। यह कला मुख्यतः भारत और ईरान के में प्रचलित है। और तंजौर के भित्ति चित्र क्या होता है, तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र तमिलनाडु के तंजौर जो है ना, क्या है, वर्तमान में तंजावर में है, स्थित है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में नृत्य करती हुई आकृतियों का संबंध 11वीं शताब्दी के में जो है ना प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है 301 से 400 सीसी श्रेणी। कह रहा है कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटर साइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप INMRC किसने जीती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव सेतु। कौन जीते, राजीव सेतु। तो कह रहा है इंडियन नेशनल मोटर साइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप INMRC 2023 के 301 से 400 सीसी श्रेणी में राजीव सेतु जो है जीत हासिल की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े एक धागे के से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर, किसी पत्थर को एक टुकड़े को क्या करेंगे, एक धागे से बांधेंगे तो क्षैतिज वृत्ताकार पर पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़ों का वेग किसी बिंदु पर होगा, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, उस बिंदु का वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। उस बिंदु के वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के क्या होगा, अनुदिश होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय के क्या अनुदिश होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए क्या है, वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, घुमा रहा है। आगे कह रहा है कि धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा क्या बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन का तुरंत सम्मिलित है। इस बल के कारण त्वरण होता है, यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु के वृत्ताकार पथ में क्या गतिशील रखता है।
और वह बल को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति में पत्थर का एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है और यह सरल रेखीय वृत्त पथ पर क्या होता है, स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, तो आगे जो 76 नंबर क्वेश्चन से आगे का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बाकी ये जो है सेट ना अगली क्लास में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा क्लास होगा तो आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए जो है कम देखिए जितना आपको समझ आए, क्योंकि जितना याद हो ना उतना ही क्लास कंप्लीट हो तो ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए कम कंप्लीट करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए अगले क्लास में 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्या होगा, 12 का सेकंड शिफ्ट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोग सुन लीजिए कि बहुत लोग का मैसेज आ रहा था ना कि जो होमवर्क सीरीज बिहार दौरा का स्टार्ट हुआ है, जो पहला जो होमवर्क सीरीज बैच चल रहा है उसमें जो है 15-18 दिन चल चुका है, तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि इसका सेकेंड जो है ना बैच लाया जाए, तो आपको जो है सेकेंड बैच जल्द ही स्टार्ट कर जाएगा, उसका जो है नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो जिनको भी लगता है, क्योंकि बिहार दौरा का नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, आपको अक्टूबर, सितंबर चल रहा है ना, आपको अक्टूबर फर्स्ट या जो आपको मतलब सेकेंड वीक में जो भी हो, आपको अक्टूबर महीना में जो आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा बिहार दौरा का। तो जिनको भी लगता है कि हाँ घटनाचक्र का होमवर्क सीरीज और साथ में लुसेंट सब्जेक्टिव और एनसीईआरटी सार संग्रह और जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आता है सभी का प्रैक्टिस सेट लगाना है और बाकी क्लास का प्रैक्टिस सेट लगाना है। और बाकी इंपॉर्टेंट जो 7500 यूटेरिया का जो एनसीईआरटी बुक है, ये सारे का हमको होमवर्क सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाए, तो सभी लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है ना सारा डिटेल डाल दिया जाएगा, कैसे ज्वाइन होना है। जितना पहले फ़ी था आपको जो है उस प्रकार आपको एक नॉमिनल फ़ी रखा जाएगा, जिससे आप लोगों को जो है ना एक तरह से आप बस एक तरह से नाम मात्र की राशि आप जो है पे करके आप जो है बैच में जुड़ सकते हैं। आप लगातार आप 3 से 4 महीना आप जुड़िएगा, आपको सारा बुक खत्म करवाया जाएगा। तो अभी से तैयारी पूरा जम के कीजिएगा, आपका जो है ना आपका अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। बाकी जैसे आप साइड से क्लास जो भी कर रहे हैं, आप एक बात जान लीजिए, जितना हम क्लास यूट्यूब पे करवा रहे हैं ना, आप अच्छे से अगर बारीकी से देखिएगा, आप सेट लगाइएगा, क्योंकि आप सिर्फ जो है ना यूट्यूब पे क्या है भड़काऊ है, जितना आप सटीक जगह रहिएगा ना आपको उतना फ़ायदा करेगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आजकल क्या है ना यूट्यूब पे सिर्फ फैलावा जा रहा है, और क्या है ना कि जो आप शॉर्टकट के पीछे कभी मत भागिए, जो डिटेल है थोड़ा सा समय लगेगा उसको अच्छे से समझिए और उसी को आप फॉलो कीजिए। क्योंकि आजकल जो है ना लोग शॉर्टकट के पीछे ज़्यादा लोग करवा रहे हैं और शॉर्टकट के पीछे लोग भाग रहा है, लेकिन आप मत भागिए कि हाँ जो भी हमसे जुड़े हैं, आप सोचिए कि हमको ना थोड़ा देरी होगा लेकिन अच्छे से पूरा डिटेल के साथ अच्छे से बेहतर से जो है ना तैयारी करेंगे। क्योंकि आपको ना बहुत कम आपको चैनल पे आपको देखने को मिला होगा कि इस तरह से डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा होगा और आपको जो है सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा होगा, तो आपको जो क्लास में आपको याद करवाया जा रहा होगा। ये आप बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप अच्छे से गौर कर लीजिए कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा। आपको जो भी टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस सेट होता है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको जो है ना पर डे आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, उसको आप ज्वाइन करिए, उतना आप टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट दीजिए। और बाकी एक प्रैक्टिस सेट सब मतलब जो है ना आप सप्ताह में कम से कम 3 या 4 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। आपको उसी जो है ना आपको फ़ायदा बहुत करेगा, क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाए तभी आपको फ़ायदा पूरा करेगा। और बाकी दिन भर जो है ना यूट्यूब पे चक्कर में रहेगा, फालतू का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और बेहतर तरीके से पढ़िए, आपका यही आपका जो है ना सिलेक्शन लास्ट तक दिलाएगा, आपका मेरिट भी बनाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना रहेगा, होमवर्क सीरीज बैच 2 आ रहा है, जिनको भी ज्वाइन करना रहेगा सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ दिन आपका एडमिशन होगा, उसके बाद बैच जो है रेगुलर बेसिस पे आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका PDF जो है जैसे ही पूरा 100 क्वेश्चन खत्म होगा, आपका जो है ना टेलीग्राम चैनल पे 1 से लेकर 100 तक पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी एक जो है बिहार दरोगा का जो है क्या है, तो टॉपिक वाइज एक बिहार दरोगा का टॉपिक वाइज जो है मतलब चैप्टर वाइज जो है ना एक सेट स्टार्ट किए हैं, उसमें 4 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। बाकी आज जो है 5वां प्रैक्टिस सेट डाला जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वो सेट मिल जाएगा और बाकी इसका PDF भी मिल जाएगा। और इसके पहले जो भी क्लास करवाएं वो भी आपका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में कीजिएगा कि हाँ क्लास कैसा लगा, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, जो भी मन में आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।